नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम बात करेंगे विभिन्न एग्ज़ामों में जनरल साइंस के पोर्शन से आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स, जिनको हम आज समग्रता से स्टडी करेंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स की। जनरल साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट आता है फिजिक्स, तो उसका आज मास्टर वीडियो हम लेके आए हैं। तो मास्टर वीडियो के अंदर पूरा फिजिक्स, जो कि लगभग 10th लेवल का 11th 12th भी थोड़ा थोड़ा कवर होता है, उसको हम आज कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे। एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। तो भौतिक विज्ञान मीन्स फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन देम। ओके, तो फिजिक्स भौतिक विज्ञान साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के रिलेशन को समझते हैं, जो कि नेचर के साथ उनका रिलेशन कैसा होता है, वो चीज़ें हम फिजिक्स के अंतर्गत समझते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज़ होता है जिसके कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं, उसको मैटर कहते हैं। ओके, जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, ये बोर्ड है, तो ये चीज़ें, इसका कुछ न कुछ मास होगा, कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो इसको मैटर बोलते हैं। एंड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, किसी काम को करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, या फिर तो उसको हम एनर्जी बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स हमेशा स्टार्ट होता है, जैसे हर चीज़ को नापने के लिए, मापने के लिए कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ होती है, ऐसे फिजिक्स में भी 7 क्वांटिटी हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ से हम शुरुआत करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी के अंदर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का आपने नाम सुना होगा। तो स्केलर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड को देखते हैं और डायरेक्शन को नहीं देखते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें वो क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का रोल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, वर्क हो गया, टाइम हो गया, ये कौन सी क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम बोलते हैं ना कि कितना वॉल्यूम है, तो 3 मीटर क्यूब, कितना टाइम है, 50 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया। तो इनमें हम वो डायरेक्शन का रोल नहीं है। और डायरेक्शन का रोल की अगर हम बात करें तो जैसे अपने हो गया वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, इस पर हम वो बोलते हैं। आपने कभी ये लिखा देखा होगा, जहाँ वेक्टर, ये एरो का चिन्ह लिखा होता है, वो क्वांटिटीज हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज होती है, मतलब जिसमें डायरेक्शन भी। जैसे बोलते हैं कितने न्यूटन का फोर्स लगा है, तो 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो 50 तो हो गया मैग्नीट्यूड, और जो फोर्स लगा है मतलब यहाँ से वहाँ कुछ ना कुछ उसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो वो हुआ अपना डायरेक्शन। तो इसीलिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और जैसे ये सब मोमेंटम, ये सब क्वांटिटी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड, वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों में डिपेंडेंट होती हैं। ओके, अब ये हम बात कर लेते हैं कि हमारे फिजिक्स के अंदर केवल मतलब 7 राशियाँ हैं जिससे हम पूरा फिजिक्स को स्टडी करते हैं, जिसमें है अपना लेंथ मीन्स लंबाई, उसकी यूनिट हम साथ में यूनिट भी लिखते चलेंगे, ठीक है। लेंथ हो गया मीटर हो गया, मास हो गया केजी हो गया, टाइम हो गया सेकंड से हम दर्शाते हैं, ठीक है। एनर्जी वर्ग हो गया, इसको जूल से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हो गया एम्पियर हो गया, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जनरली लोग सभी उसको रखते हैं रिवाइज, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होते हैं इसको याद करना अलग से, कैंडला, ठीक है, इसको याद रखना है। हो गया एंगल हो गया, इसका यूनिट है रेडियन से मापते हैं। पावर हो गया जो कि वाट से मापते हैं। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, फोर्स न्यूटन। तो आपको करना क्या है, ये आपको साथ में अपने एक नोटबुक रखना है, कापी भी रखना है, ये सब चीज़ें नोट करते जाना है, जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगें और जो कि ना याद करने वाली हो। जैसे यहाँ पे हो गया, मैंने बोला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या है, कैंडल है। ये जनरली लोगों को याद नहीं रहते, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कुछ
टर्म हैं जो कि फिजिक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा पाथ में ट्रेवल करना ही डिस्टेंस कहना है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ है, उससे कुछ गया, ठीक है, यहाँ से वहाँ गया, तो जो भी वहाँ की यहाँ से वहाँ की दूरी है, पाथ है, उसको डिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। मीन्स ये डिस्टेंस। उसके बाद फिर विस्थापन। विस्थापन को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। विस्थापन मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। मीन्स अगर कोई वस्तु यहाँ पे है और वहाँ पे जा रही है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, वो विस्थापन कहेगी। मतलब विस्थापन में विस्थापित होना मीन्स कितना उसमें चेंज आया। तो विस्थापन क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया चाल। ये अपन सब जानते हैं। अपन मास्टर वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि एक बार पूरा रिवाइज कर ले हम मास्टर वीडियो के अंतर्गत फिजिक्स को। डिटेल में वीडियो आप पढ़े ही होंगे, तो उसको नोट्स में आपको लिखा होगा, तो उसको रिवाइज करना हमारा काम है अभी मास्टर वीडियो। तो चाल बराबर d/t, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेग मतलब वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है। डिस्प्लेसमेंट मीन विस्थापन अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज़ें इंटरलिंक है, ठीक है, आपस में। डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड है। तो अपन फिर से रिवीज कर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब एक अगला वो है डिफिनीशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन है जो कि अर्थ की हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। मतलब ऐसे हुआ, ये अर्थ है, इधर जो मोशन हुआ, ऐसे जैसे बॉल फेंकते हैं ना, तो एक पाथ ट्रेवल करती है, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे बढ़िया, मतलब जैसे बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कितने में फेंका जाए, कितने डिग्री का एंगल, ये क्वेश्चन कई बार आता है परीक्षाओं में कि कितने डिग्री पे हम फेंकें किसी बॉल को या फिर किसी भाले को, तो वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, तो 45 डिग्री, ठीक है। तो जैसे कोई जेवलिन अगर थ्रोवर होगा, उनको पता होगा कि हम 45 डिग्री की अगर एलिवेशन में अगर फेंकेंगे कोई भी चीज़ को, मतलब जेवलिन को, तो वो जाके मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये तो चीज़ें होंगी अपनी नॉर्मल इंट्रोडक्शन टाइप की, मतलब ये चीज़ें अपने को नॉर्मली पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स की, जहाँ बात करें और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात ना करें तो फिजिक्स अधूरा है। क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे आगे के न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि न्यूटन्स ने 3 लॉ को डिराइव किया है, जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मतलब जड़त्व का नियम, हिंदी मीडियम में जड़त्व का नियम, और इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज रेस्ट आर मूविंग ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट विल रिमेन एट रेस्ट आर कीप मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड एट। अब बातें यहाँ से शुरू होती है, मतलब कोई भी अगर वस्तु है अगर मूव कर रही है एट कांस्टेंट स्पीड से या फिर रुकी हुई है, तो वो वैसे ही रहेगी। अब न्यूटन लॉ फर्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतने तक अपनी बात पहुँच गई। अगर कोई मतलब वस्तु है वो मूव कर रही है या फिर रुकी हुई है, तो उसमें चेंज नहीं होगा अनलेस अप्लाइंग ए एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। मतलब अगर मतलब एक लाइन में बोले, अगर कोई वस्तु है वो अपने स्थिर अवस्था में है या मूविंग कंडीशन में है, तो अपना स्थान नहीं परिवर्तन करेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स ना लगाया जाए। समझ में आया? ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक। इसके एग्जाम्पल वो हैं, जैसे अपन ने पढ़ा था कि जब हम बस में बैठे रहते हैं
तो उसमें जब ब्रेक डालते हैं तो अपन सीट आगे की तरफ गिर जाती है, मतलब झुक जाते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे आधारित है। इसके और एग्जांपल ये है कि जब अपन बस से उतरते हैं तो हमको आगे की तरफ भागना चाहिए, अगर आगे की तरफ नहीं भागेंगे तो वहाँ पे गिर जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ एग्जांपल, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल। आगे हम एग्जांपल एक साथ देखेंगे, अभी आप थोड़ा इन डिफिनीशन को समझते चलिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हो गया, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एन रेस्ट आर मूविंग इन कांस्टेंट स्पीड इट विल इन ऑन कांस्टेंट स्पीड अनलेस अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। ओके, देन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही मतलब वैसे जनरली अपन याद करने की दृष्टि से देखें तो F इक्वल्स टू ma, मतलब फोर्स इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बट अगर वैसे बात करें, अपनी डिफिनीशन की बात करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन इट, ठीक है। इसका मतलब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले, ठीक है, बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के त्वरण के गुणनफल होगा। ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, F इक्वल्स टू ma याद कर लेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर ही रहेगा। तो F इक्वल्स टू ma, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सॉरी, F जहाँ फोर्स है, m मास है, a एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आप सेकेंड लॉ एग्जाम्पल हम एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कांच के बर्तन में पैक करते समय, कांच के बर्तन में जब पैक करते समय अपन क्या करते हैं, थर्माकोल या फिर कोई कागज़ लगा देते हैं जिससे कि वो टूटे ना। वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है, काफ़ी ये एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल आप गूगल भी कर सकते हैं, अभी अपन केवल रिवीजन करें। तो फिर तीसरा, और क्रिकेट में सबसे फेमस एग्जांपल यही है कि क्रिकेट में जब कोई कैच करने वाला व्यक्ति कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे लाता है, जिससे फोर्स को कम करता है मोमेंटम के साथ। तो सेकंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन इट, ओके। आर F इक्वल्स टू ma मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स। एंड थर्ड लॉ, एंड अब आ गए हम न्यूटन का तीसरा लॉ, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब इसका मतलब ये कहने का, प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है और उसी अमाउंट में, ठीक है। जैसे दीवार पे अगर हम बॉल फेंकेंगे तो दीवार वापस आ जाएगी, दीवार से फिर उसी मतलब स्पीड से वापस आएगी। किसी को हम मतलब जैसे बोर्ड में है, सरफेस में मारेंगे तो हमारे हाथ में भी लगेगा, तो उसको रिएक्शन उतना ही होगा। तो इस तरह से और बहुत सारे एग्जांपल है जो कि डेली लाइफ में आप देख सकते हैं। तो ये आपका ये काम है, तीनों न्यूटन्स लॉ को डिफिनीशन और इनके एग्जांपल आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये न्यूटन का 3 नियम हो गए, ठीक है। इसके बाद अब अपन कुछ और जैसे कुएं से पानी जब निकालते हैं, ठीक है, तो पीछे की ओर गिर जाते हैं। जब वो बल्टी अपन से टूट जाती है तो पीछे के ऊपर अपन गिरने लगते हैं। नाव से जब उतरते हैं तो नाव पीछे भगती है, हम दूर भगते हैं। तो ये सब न्यूटन के तीसरे लॉ के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कुछ डिफिनेशन और है जो कि अपने फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स हुआ कारक है, फोर्स हुआ फैक्टर है जो ऑब्जेक्ट के इनिशियल स्टेट में परिवर्तन लाता है, ठीक है। फोर्स इज ए फैक्टर विच चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ओके। इसकी SI यूनिट है न्यूटन, ठीक है। और फोर्स के बाद हम अगला बात करेंगे फ्रिक्शन वह चीज़ है जो कि दो वस्तुओं के बीच अप्लाई होता है और वो क्या करता है, मतलब रेसिस्टेंस को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब दो वस्तुओं के बीच का रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। जैसे अपन चल पाते हैं ज़मीन में, फ्रिक्शन की वजह से है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा धरती में तो हम चल नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन को अब हम कम करने के लिए कुछ हम अपन लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, जैसे सॉफ्ट सोल्यूशन हो गया, ऑयल, ग्रीस, सब ये सब फ्रिक्शन वाला चीज़ें मशीनों में यूज होता है जनरली। तो अपन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया। अब अगला चीज़ आते हैं, एक आता है अपना सर्कुलेशन मोशन। सर्कुलर मोशन की बात हम करें, सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन जिसमें द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर पाथ,
मीन्स कि ऐसा मोशन जिसमें कि हम सर्कुलर मतलब वृत्तीय पाथ को कवर करते हैं, सर्कुलर मोशन कहता है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है दो कि जिसमें सर्कुलर मोशन वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल है एक तो सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया, एक हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे आप बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल में अंतर बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि लोग कभी कभी ये सोच लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल अपने क्या ध्यान देना है, एक ही, ऐसा नहीं है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अभिकेंद्री बल, पी सेंट्रीपेटल। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल को अभिकेंद्री बल बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तो उस पर सर्किल के सेंटर में फोर्स लगता है। ठीक है, अपन ने किसकी बात की, सेंट्रीपेटल फोर्स। ध्यान पी वाला याद रखना है। ठीक है, अभिकेंद्री बल। ठीक है, अभी मतलब अंदर की ओर, अभी मतलब अंदर की ओर। तो जब कोई हम सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो जो फोर्स हमारे सेंटर की ओर लगता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री या फिर सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका मान होता है F = mv², F बराबर mv²/r, जिसमें मास v से वेलोसिटी, r मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये हो गई अपनी सेंट्रीपेटल फोर्स। अब अगला बात आता है इसका अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको अपकेंद्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने बिल्कुल। सेंट्रीपेटल को P वाले को अभी बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल F वाले को अपकेंद्री मतलब दूर। तो वह आभासी बल जो अभिकेंद्री बल के समान तथा अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स दैट फोर्स विच इज इमेजिनरी फोर्स इट इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब अभिकेंद्री बल के जस्ट अपोजिट ये फोर्स होता है। अपोजिट फोर्स मीन्स क्या होता है, जैसे सेंट्रीपेटल होगा तो अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल होगा तो बाहर की तरफ लगेगा। तो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह रियल नहीं होता, ये बहुत क्वेश्चन आता है। मतलब क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल होता है? नहीं, इसको केवल फील किया जाता है कि ये फोर्स एक लगता होगा। ठीक है, यह रियल नहीं होता है। एग्जाम्पल आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया है, दूध से मक्खन निकालना, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, सेंट्रीफ्यूगल के। ठीक है, मीन्स बाहर की ओर लगने वाला फोर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन को सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स में अंतर पता चल गया। अब अगला हमारा टॉपिक आता है वर्क टाइम एंड पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर का। अब अगर वर्क क्या होता है, वर्क को अगर डिफाइन कर दे F/d cos थीटा। ठीक है, F/d मतलब वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो होता है, कोई क्या देखो, कोई काम है तो अपन कब मानते हैं उसको काम किया हुआ, जब फोर्स है, मान लीजिए कोई एक ये ठीक है मार्कर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कोई मंगाया हमसे, तो इसको उठा के ले जाना है, तो इसमें फोर्स लगाया हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से वहाँ तक ले गया, तब कोई ना मानेगा कि हाँ कुछ ना कुछ काम किए हो। तो यही इसीलिए होता है वर्क इक्वल टू F/d मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F/d cos थीटा ऐसे मतलब टेक्निकल या फिर ये पढ़ने के उद्देश्य से F/d cos थीटा होता है। ठीक है, cos थीटा मतलब कोसाइन, ये ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है। तो इसीलिए F/d cos थीटा होता है। इसीलिए जब हम बोलते हैं कोई एक कुली है, तो अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज से बात करें तो वो मतलब प्लेटफार्म में होता है, वो कोई अपना आपका सामान लेके गया, कुछ दूर तक ले गया, तो अगर फिजिक्स के टर्म में बोले तो उसका वर्क डन 0 है। जबकि ऐसा नहीं होता, वो बेचारा काम तो करता है ना, वहाँ से यहाँ तक लगे। लेकिन फिजिक्स के टर्म में अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा उसको प्रूव करने के लिए बोल दे कि नहीं आपका वर्क डन 0 है, F/d cos थीटा। cos थीटा मीन्स 90 डिग्री पे कोई अगर काम किया गया, कोई मतलब चीज़ है, जैसे वो 90 डिग्री पे अर्थ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितना है, cos थीटा। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए F/d cos थीटा में cos 90 रखेंगे तो पूरा वर्क डन 0 हो जाएगा। तो ये रियल अलग है और फिजिक्स के टर्म में अलग है। पर अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाएगा किसी कुली द्वारा किया गया कार्य 0 है कि नहीं है, तो उसको F बोलना हाँ है।
ठीक है। तो वर्क डन ये क्यों होता है आपको पता चल गया, एफ वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसकी एसआई यूनिट है जूल, जूल से इसको हम मापते हैं कि इतना जूल काम किया, इतना जूल काम किया। अब अगला आता है शक्ति, शक्ति मीन्स पावर। तो पावर क्या तरह होता है, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। मतलब किसी की शक्ति बोलते हैं ना, उसके पास कितना पावर है, तो कितना काम कर सकता है भाई, तभी ना उसको डिफाइन करेंगे कि वो इतना काम कर सकता है, इस बेस पे उसको हम जज करते हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड योर पावर। यूनिट हम अपने आप निकाल लेंगे, जूल पर सेकंड, ठीक है। और इसको वाट भी बोलते हैं, ये आपको यूनिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जूल पर सेकंड या फिर वाट बोलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्जन है, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल, ठीक है। फिर सुनिए, 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल मतलब 3600 जूल। और 1 किलो वाट आवर मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। और वही अगला टर्म है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 HP 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 764 वाट, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया होगा, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, वर्क, पावर एंड अगला टर्म है अपना एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। कैपेसिटी टू डूइंग द वर्क इज कॉल्ड योर एनर्जी। इसको भी जूल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक फिजिक्स का बहुत ही मतलब हर जगह यूज होने वाला या फिर अपनी यूनिवर्स में एक लॉ अप्लाई होता है, जो कि जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी एनर्जी। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है द एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब इस पूरे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है उसको ना कि बनाया जाता है, ना इसको ख़राब किया जाता है, मतलब बर्बाद किया जाता है, फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हमारा बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। मीन फिर ये हो गया अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हो गया एनर्जी ट्रांसफ़र करने वाले उदाहरण, ठीक है। मतलब एनर्जी की बात हुई तो एनर्जी ट्रांसफ़र करने वाले कुछ ऐसे अपने एग्जाम्पल मतलब उपकरण है जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो डायनमो हो गया, डायनमो अपने को पता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब डायनमो मीन्स जनरेटर समझ लीजिए। जैसे अपने गांव में होता है ना जनरेटर, जिसको गांव वाली भाषा में जगलेटर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो वो जगलेटर नहीं होता, जनरेटर होता है, ठीक है। तो उसको याद रखना, उससे क्या करते हैं अपन, लाइट जलाते हैं। इसलिए अपन समझ सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है डायनमो। इलेक्ट्रिक मोटर हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि डायनमो या फिर इलेक्ट्रिक मोटर, तो जनरेटर को ही हमेशा डायनमो बोला जाता है। डायनमो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल। माइक्रोफोन जो हो गया वो क्या, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लाउड स्पीकर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में। अपना बल्ब जो है वो कौन सी एनर्जी के अंतर्गत आएगा, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी के, ये सब नॉर्मल है अपने को पता है। सोलर सेल क्या हो गया, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट करिएगा कि कैंडल को कौन सी एनर्जी को कहाँ वो करता है, चेंज करता है। मैं ये बता रहा हूँ केमिकल एनर्जी टू, अगला आप बताएंगे कि कौन से एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर और कोई एनर्जी है उसमें कन्वर्ट करता है। तो आप कमेंट करिएगा। ये हो गए अपना कन्वर्ट करने वाले कुछ इक्विपमेंट। नेक्स्ट अपना आता है, अब आ गया वर्क की बात की, एनर्जी की बात की, पावर की बात की, उसके बाद बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, रोटेशन अलोंग एन एक्सिस। मीन्स कोई भी, ये मान लीजिए एक्सिस है, ठीक है, दिस इज योर एक्सिस एंड द रोटेशन अलोंग एनी एक्सिस इज कॉल्ड बल आघूर्ण, ओके। मतलब किसी भी एक्सिस के अलोंग रोटेशन करना, बल आघूर्ण करना। तो जितने भी रोटर वगैरह या फिर मोटर का जो शाफ्ट वगैरह है, ये सब बल आघूर्ण के उस प्रिंसिपल में काम करते हैं, ठीक है।
पुली सिस्टम हो गया, अपना स्क्रू सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें। पुली हो गया, पुली समझ रहे हैं ना, घिरनी बोलते हैं जिसको। आजकल तो कुएं में लोग पानी भरते हैं, तो कुएं में जो पानी में यूज किया जाता है भरने के लिए, रस्सी होती है उसमें, उससे खींचते थे, उसको पुली बोलते हैं, पुली सिस्टम। ठीक है। स्क्रू हो गया, नट, तो एक एक्सिस के उसमें घूमता हुआ रहता है, अंदर जाता है इसको, इसलिए बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली ये आ जाता है, निम्नलिखित में से बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कौन नहीं काम करता। तो आपको 4 एग्जाम्पल देंगे रहेंगे, आप समझ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह हमारे शरीर के लिए भोजन पानी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस तरह इस यूनिवर्स के लिए, जितने भी ब्रह्मांड में चीज़ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो जो हम खड़े हैं, जो कोई चल रहे हैं, या फिर कोई वस्तुएं जो इस ब्रह्मांड में या फिर पृथ्वी में या फिर हैं, वो स्थिर हैं, वो नहीं रह पाएंगे। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है कि जो कि पृथ्वी द्वारा हर वस्तुओं में लगता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फोर्स विच अट्रैक्ट ऑल दी ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द अर्थ। ठीक है। और ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको सेंटर अट्रैक्शन पुल एनी ऑब्जेक्ट इनटू इट। ठीक है। मतलब यही कि मतलब अर्थ की तरफ सेंट्रल रहते हैं और पुल करते हैं, खींचते हैं। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल जो एग्जिस्ट करता है, मतलब रहता है, तो केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ड्यू टू, ऑप्शन आ जाए ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और तमाम तरह की फोर्स। तो आपको टिक करना है ग्रेविटेशनल फोर्स में। अब चंद्रमा पर ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है, चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब कुछ फैक्ट हैं जो कि ग्रेविटी से रिलेटेड है। ठीक है। ये आपको, इससे आपको हर एग्जाम में हर जगह आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। तो अर्थ से ऊपर जाने पर, ठीक है, ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा घटता है। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिएगा। अर्थ से ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान हमेशा घटता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? घटता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जी की मैक्सिमम वैल्यू एट पोल में होती है। पोल मीन्स ध्रुवों में जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। जी मीन्स गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटी बोलो उसको। तो जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कि पोल पे होती है, और जी का मान विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम होता है। ओके। विषुवत रेखा मीन्स इक्वेटर लाइन। ठीक है। अपना एक ये पूरा मान लीजिए ग्लोब है या फिर पृथ्वी है, उसके बीच से जो 0 डिग्री पे लाइन खींची होती है उसको हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। तो जी का मान वहाँ पे, जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम मतलब मिनिमम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी की मान घटता है। मैंने क्या बोला? पृथ्वी की रोटेशन स्पीड बढ़ने से जी का मान घटता है। घटने पर पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाने पे जी की मान बढ़ जाती है। ओके। जी इन सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो सेंटर होता है उसमें जी की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ओके। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन हमेशा आपके पहले 10th लेवल में या फिर पहले मतलब छोटी स्कूल में आता था कि अगर हमारे गुरुजी लोग पूछा करते थे कि एक लकड़ी को, एक मतलब लकड़ी का गेंद है या फिर टुकड़ा है या फिर एक स्टील या लोहे का टुकड़ा है, उसको अगर हम ऊपर से फेंकेंगे हवाई जहाज़ में जाके तो दोनों कौन से मतलब कौन पहले आएगा? तो हम लोग सीधे हाथ उठा के बोल दिया करते थे कि लोहा वाला आएगा क्योंकि भारी है। जबकि इसका जवाब क्या होगा? वो दोनों मतलब फिजिक्स पढ़ने के बाद हमको मालूम होता है कि वो दोनों
चाहे लोहे का टुकड़ा हो, चाहे लकड़ी का टुकड़ा हो या कागज़ का टुकड़ा, वो दोनों एक ही अगर मास के हैं, एक ही वजन के हैं, तो एक साथ कहाँ पहुँचेंगे, नीचे पहुँचेंगे, मतलब पृथ्वी पे आएंगे। ओके, ये किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स कारण। इसका डिटेल्ड मतलब स्टडी आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं लिफ्ट। लिफ्ट का कैसे, इससे मतलब हर एग्जाम में ज़रूर आता है लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जाती है तो वज़न हमको क्या फील होता है, ज़्यादा महसूस होता है। अगर आप लिफ्ट में कभी गए हो तो जब लिफ्ट ऊपर से जाती है ना, तो आपको लगेगा कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, ठीक है। लिफ्ट अगर नीचे की आती है तो अपन एक अजीब सा मतलब यहाँ हार्ट के आसपास महसूस होता है कि हमारा वज़न कहाँ गायब हो गया एकदम से। तो वज़न नीचे आने पे हमेशा कम होता है लिफ्ट के केस में, ठीक है। ये तो रही अपने, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स का ही कमाल है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गए हम फिजिक्स में उपग्रह से रिलेटेड। उपग्रह मीन सैटेलाइट, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, उपग्रह। आपने न्यूज़ में सुना होगा, आज ये उपग्रह लॉन्च किया गया, ये उपग्रह क्रैश कर गया, ऐसा कुछ सुनने को हमें हमेशा आता है। तो उपग्रह वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि अपने को बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ये आपको याद रखना है। सीधे इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित में से पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। 4 एग्जाम्पल देंगे जिसमें चंद्रमा भी रहेगा, चंद्रमा में आपको टिक करना है। और ऐसे ये क्वेश्चन आता है इनसैट बी। इनसैट बी क्या है, वो जो है पृथ्वी का कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल उपग्रह, मतलब मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, इनसैट बी, ठीक है, एक कृत्रिम उपग्रह हो गया। अब ठीक है, ये तो रहे अपनी सैटेलाइट की बात है कि एक ही रेडियस में अलग अलग द्रव्यमानों की चाल समान होती है। ये सैटेलाइट के एक ही रेडियस में अलग अलग द्रव्यमानों की चाल समान होती है, मतलब रेडियस अगर सेम हो, भले ही अलग अलग द्रव्यमान रहे लेकिन उनकी चाल हमेशा समान रहे। इट्स डिपेंड ऑन रेडियस ओनली। तो सैटेलाइट जो है कि क्या होता है, हमेशा रेडियस के उसमें डिपेंड करता है, ना कि मास में। पृथ्वी के सरफेस के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की चाल 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये फैक्ट है सैटेलाइट से रिलेटेड। क्या है बोला है, पृथ्वी के सरफेस के निकट, पृथ्वी है उसके सरफेस के जो निकट है, वो जो चक्कर लगा रहा है हमारा सैटेलाइट, उसकी स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। मीन्स मतलब 84 मिनट में परिक्रमण काल पूरा होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब डायरेक्ट फैक्ट हैं ये चीज़ें, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें यही है कि सरफेस मतलब पृथ्वी के सतह के सरफेस के पास जो सबसे मतलब वो सैटेलाइट घूम रही है, उसका क्या वो है, मीन्स 8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा रेवोल्यूशन टाइम 24 घंटे के बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब ये फैक्ट एक है कि जो पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से हमेशा पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। जैसे हम लोग कभी ऑब्जर्व किए होंगे आप लोग कि सूर्य पूर्व हो गया, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब दक्षिण वाले एरिया से ऐसे होके गुजरता है, ठीक है। मतलब ऐसा आपको फील होगा ये सूर्य है, ये हम हैं, ठीक है, ऐसा फील होगा कि हो जाएगा। तो मतलब पृथ्वी ऐसा घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है, इसलिए वो ऐसा जाता हुआ फील होता है। तो हमेशा ये क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वी कैसे घूमती, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ये सबको नॉर्मल है। अब भू स्थिर जियो सैटेलाइट क्या है, रेडियो प्रसारण के मतलब भू स्थिर जियो सैटेलाइट के यूज़ कहाँ करते हैं, तो रेडियो प्रसारण में, सिग्नल देने में सब भू स्थिर जियो सैटेलाइट के यूज। एक इम्पोर्टेंट कार्टोसैट 3 उपग्रह को अंतरिक्ष में भारत की आँख कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। कार्टोसैट 3 उपग्रह क्या है, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन आ जाएगा, उपग्रह है,
मिसाइल है, सैटेलाइट है, ऐसा कुछ करके आ जाएगा। तो क्या है, उपग्रह है। इसको क्या बोला, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो भारत की आँख कौन से सैटेलाइट को बोलते हैं, तो कार्टोसैट 3। ये कार्टोसैट 3 को भारत की आँख कहा जाता है अंतरिक्ष में, ठीक है। ये किसके द्वारा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2019 में भेजा गया। ओके, ये तो रही अपनी बात उपग्रह, सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट। इसके बाद आते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसा टर्म होता है जो वह मिनिमम वेग, वह मिनिमम वेलोसिटी जो ग्रेविटी फोर्स के बाहर चला जाता है। मीन्स एस्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी बाय विच द ऑब्जेक्ट इज गॉन आउट ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। इसका मतलब ग्रेविटी से बाहर जो भी इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि ग्रेविटी से बाहर जब चली जाती हैं चीज़ें, उसको एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी तल पर एस्केप वेलोसिटी कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है इसकी, पृथ्वी तल पर एस्केप वेलोसिटी कितना निर्धारित है, तो 11.2 निर्धारित है, ठीक है। अभी एक ऐसी फैक्ट है, पलायन वेग कच्ची वेग का √2 गुना होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर अपन को लगता है कहाँ से आ गए, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, पलायन वेग कच्ची वेग का हमेशा √2 गुना होता है। चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी के लिए वायुमंडल का अभाव, ठीक है। मतलब बोला जाता है चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव क्यों है, तो क्योंकि वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है। इसकी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल का प्रभाव है, मतलब कमी है या फिर नहीं है। अब आ जाता है, ये हो गई अपनी कुछ चीज़ें हो गई। अब फिजिक्स की हम अगले बार बात करें तो मैटर से रिलेटेड जैसे हो गया प्रत्यास्था। प्रत्यास्था आप नाम सुना होगा, इलास्टिसिटी बल हटाने पर पुनः अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना ही इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपन रबड़ देखते हैं, तो रबड़ को अगर फोर्स लगाए तो वो इतना फैल जाती है, और फिर से अगर फोर्स को हटा दिया जाए तो क्या होता है, वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्था। ओके, इससे कुछ रिलेटेड टर्म है प्रतिबल, मतलब स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, प्रतिबल। तो इसका सीधा नॉर्मल से डिफिनेशन है, प्रति यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स, द फोर्स एक्सर्ट्स ऑन पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। समझ रहे हैं, ये एक कुछ पर्टिकुलर एरिया है, इसमें फोर्स लगा, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिबल बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट अपना आ गया क्या, विकृत बोले तो स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन, मतलब कोई वस्तु है उसके एकांक आकार में परिवर्तन, मतलब पर्टिकुलर मान लीजिए ये थोड़ा सा, यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा एरिया है, ठीक है। एकांक मतलब 1 यूनिट एरिया है, उसमें अगर हम फोर्स लगाएं और उसमें परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेस पर यूनिट एरिया में चेंज, और विकृत क्या है, पर यूनिट एरिया, मतलब सॉरी, विकृत क्या है, वस्तु के एकांक आकार में परिवर्तन, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर एरिया में लगने वाला फोर्स स्ट्रेस कहलाता है। पर्टिकुलर एरिया में लगने वाला फोर्स के कारण उसमें जो शेप में परिवर्तन आ जाए उसको विकृत बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब ई मतलब प्रतिबल अपान विकृत, ठीक है। इसको स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ क्या बोलते हैं, प्रतिबल अपॉन स्ट्रेन मीन्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कॉल्ड ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हुक्स लॉ भी बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट
नेक्स्ट कुछ टर्म है छोटे छोटे। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, इसको हम कैसे, इसका यूनिट क्या है, फोर्स का न्यूटन, एम का मीटर स्क्वायर। और प्रेशर को हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना हो तो बैरोमीटर के यूज करेंगे, ठीक है। प्रेशर का यूज होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक पास में, ब्रेक्स में होता है। ये सब चीज़ें प्रेशर पे डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। जैसे एक ये है, सभी द्रवों में बीपी दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। मतलब प्रेशर बढ़ाने पे उसका किस हाल, सभी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाता है। तो ये हो गई चीज़ें, सब प्रेशर की बात कर लिए। अब कुछ हम बातें प्रेशर से रिलेटेड फैक्ट, बैरोमीटर एंड रीडिंग, ठीक है। जो बैरोमीटर होता है उसमें रीडिंग की बात करते हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो क्या बोलते हैं, अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो एकाएक है वो नीचे गिरे, ठीक है, मीन्स सडनली एकाएक फट से गिरने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, एकाएक नीचे गिरे तो आंधी आने वाली। ओके, धीरे धीरे अगर नीचे, मतलब धीरे धीरे धीरे, मतलब वर्षा, याद रखना है ऐसे ना, धीरे धीरे बारिश होने लगी तो वर्षा, धीरे धीरे। एकाएक मतलब बहुत तेज से, मतलब आंधी, एकाएक आंधी आ गई, ऐसा एकाएक आंधी, धीरे धीरे वर्षा, धीरे धीरे ऊपर जाना, ठीक है। क्या होता है, दिन साफ रहेगा। अब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं मतलब दिन साफ रहेगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि बैरोमीटर की रीडिंग जब एकाएक नीचे आती है तूफान, आंधी, और जब आराम से आती है नीचे तो वर्षा, और जब धीरे धीरे ऊपर जाती है तो दिन साफ रहेगा। ओके, पृथ्वी की सबसे ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। पृथ्वी सतह से ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसीलिए बोलते हैं पहाड़ों में खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। मतलब मुश्किल हो जाता है मीन से बहुत लेट खाना पकता है, ठीक है। और ऐसे ही जब हम लोग कभी, आपने अगर फ्लाइट में यात्रा की होगी, तो जैसे ही फ्लाइट अपन लैंड वहाँ से मतलब उड़ने के लिए रेडी होती है, तो जब थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आपके सीने में, फेफड़े में अजीब सी एक प्रेशर फील होता है। वो क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पे प्रेशर कम हो जाता है, तो थोड़ा घुटन टाइप की फील होता है, ठीक है। बहुत लोगों को मतलब ऊपर जाने पे, पर्वत पे चढ़ने पे कभी कभी नाक से खून भी आ जाता है ड्यू टू लो प्रेशर, ठीक है। एरोप्लेन का जो पिंक मैंने पेन वहाँ ले जाना मना रहता है, क्योंकि वहाँ पे इंक बाहर आ जाती है प्रेशर कम होने पर, ठीक है। तो ये हो गया अपने प्रेशर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अब अगला एक टर्म है अर्हीनियस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्हीनियस प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी कोई, अगर आपको पानी से रिलेटेड कोई एग्जांपल आ जाए कि उसमें सुई क्यों तैरती रहती है जबकि बड़ा, मतलब सुई डूब जाती है जबकि कागज़ के सब चीज़ें या फिर लकड़ी के वस्तुएं उसमें तैरती रहती हैं, तो उसका एग्जांपल वो अर्हीनियस प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो अर्हीनियस प्रिंसिपल क्या है, जब ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में पार्शियल या पूरा डूब जाता है, ठीक है, और थोड़ा या पूरा डूब जाता है तो भार में कमी होती है। भार के आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। समझ रहे हैं आप। अर्हीनियस प्रिंसिपल ये कहता है, जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई पानी है, उसमें पूरा या फिर पूरा डूबी हुई या फिर आधी डूबी हुई है, तो क्या होता है, भार में कमी होती है। भार के आभासी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होते हैं। मतलब उसका जो जितना भी भार है उतना डेंसिटी हट गया तो क्या होता है, कोई चीज़ डूबती नहीं है। मतलब जितना उसका भार है उतना ही वो डेंसिटी को हटाएगी जितने में डूबी है। तो अर्हीनियस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। मतलब मोटा मोटा आपको कुछ नहीं याद करना है, मैं बोल देता हूँ एक बार। जब ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में पार्शियली या पूरा डूब जाता है तो भार में कमी होती है। भार की आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है, सीधी बात, ठीक है।
बाकी एग्जाम्पल क्या है, आयरन रॉड, ठीक है, गेंद डूब जाती है लेकिन आयरन रॉड डूब जाते हैं, जहाज तैरता रहता है, सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टर्म आता है घनत्व या डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, आयतन। ये एक यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सेलाइन वाटर डेंसिटी इज ग्रेटर देन नॉर्मल वाटर। क्यों? सेलाइन वाटर मीन्स समुद्र के पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है नॉर्मल वाटर से। क्यों? ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको सर्च करने के बाद पता करना है। ओके, अभी एक टर्म आ जाता है, हर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग आने, HG हो गया, Fe हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो इनका क्या डेंसिटी का ऑर्डर निकले, तो HG मतलब मरकरी, मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा, फिर आयरन की डेंसिटी थोड़ा कम और वाटर की डेंसिटी उससे भी कम, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पारे में आयरन का टुकड़ा तैरता रहता है, ठीक है, पारे में आयरन का टुकड़ा तैरता रहता है जबकि वाटर में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि Hg की डेंसिटी, पारे की डेंसिटी सबसे हाई होती है इन तीनों में, ठीक है। इसीलिए अगर पारे के ऊपर पानी भी डालोगे वो भी तैरेगा, आयरन भी डालोगे वो तैरेगा, क्योंकि Hg की डेंसिटी इन तीनों से ज़्यादा होती है। बर्फ़ पिघलने से लेवल नहीं बढ़ता, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपने हमेशा पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बर्फ़ पिघलने से बाद किसी कंटेनर में रखे हुए उसका लेवल बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, तो हमेशा उत्तर होता है अपरिवर्तित रहता है। तो इसकी वजह भी डेंसिटी से ही रिलेटेड है। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा क्यों अपरिवर्तित रहता है, जबकि पिघलती है बर्फ़ तो बढ़ना चाहिए वहाँ पे। तो अब इस तरह से हो गया डेंसिटी की बात। अब हो गया अगला टर्म, हो गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया, मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, मैटर है, वो हमेशा क्या चाहेगा कि मिनिमम सरफेस एरिया ग्रहण करना चाहेगा, तो उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। जैसे सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, N/m, न्यूटन पर मीटर। मीन्स इसको हम अगर फार्मूला के उसमें बात करें, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। ओके, अब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन उसका कम होता है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर 0, सरफेस टेंशन ऑफ नॉर्मल वाटर इज ग्रेटर देन सॉफ्ट सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आप फैक्ट रट लीजिए, लिख लीजिए, सरफेस टेंशन ऑफ नॉर्मल वाटर इज ग्रेटर देन हमेशा सॉफ्ट सोल्यूशन, ठीक है। अब इसी में एक टर्म आता है कोहेसिव और अधेसिव का, ठीक है। कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूल या सेम मटेरियल के बीच में फोर्स लगने वाले फोर्स को हमेशा कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अलग अलग मटेरियल के बीच में लगने वाले फोर्स को अधेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? पानी में मिट्टी का तेल डालने से क्या होता है? पानी में मिट्टी का तेल डालेंगे, उसमें तैरते रहेगा, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें ये हम यूज करते हैं जब मच्छरों को मारना होता है। तो क्या होता है कि पानी में हम मिट्टी का तेल डाल देते हैं, जिससे कि फिर वो तैरता रहता है और उसमें जाके मच्छर बैठते हैं, जिसकी वजह से फिर फाइनली क्या हो जाता है, वो डूब जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे सरफेस टेंशन कम होता है, तो उससे वो डूब जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि सरफेस पानी के तेल मिट्टी के तेल में डालने पे सरफेस टेंशन की वजह से वो मच्छर मर जाते हैं, ठीक है। अधेशन का कारण जल भिगो देता है पर कांच नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये अधेशन हो गया। आपको करना क्या है, कोहेशन फोर्स और अधेशन फोर्स का गूगल में आप सर्च करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन कोहेशन एंड अधेशन फोर्स, ठीक है। उसके बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, तो आपको उसको नोट डाउन करना है।
अब कैपिलरी एक्शन, मेरा यहाँ मास्टर वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि सब चीज़ें टच करते जाओ, ठीक है। अब आ गया कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या है? कोशिकत्व मीन्स जिसे मान लीजिए ये पेन है, पेन का रिफिल जो होता है, रिफिल में लिखने का काम होता है, तो ये कैपिलरी एक्शन पे काम करता है। अपने घर में जब चिमनियाँ बनाते थे अपन आग मतलब जलाने के रोशनी के लिए, वो कैपिलरी एक्शन पे काम करती थी। और जैसे पानी पेड़ में हो गया, तो पेड़ों को जो पानी मिलता है वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू खाना और पानी मिलता है, तो कैपिलरी एक्शन पे वर्क करते हैं। तो ये कैपिलरी एक्शन कोशिकत्व, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड वाले, मतलब फ्लूइड वाले पोर्शन में हम पढ़ रहे हैं कि विस्कोसिटी क्या है? लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसमें लेयर बाय लेयर लिक्विड का फ्लो होता है और रेसिस्टेंस उसमें क्रिएट होता है, ठीक है। विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी हो जिसमें लेयर बाय लेयर लिक्विड फ्लो करता है और उसको रेसिस्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम? विस्कोसिटी या फिर श्यानता बोलते हैं, ठीक है। इससे कुछ रिलेटेड टर्म है। लिक्विड के टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी हमेशा घटती है, ठीक है। ये आपको नोट करना है। लिक्विड के टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा विस्कोसिटी कम हो जाती है, और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड का क्या है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे विस्कोसिटी कम होगी, और गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी हमेशा बढ़ेगी, ओके। मतलब विस्कोसिटी मतलब श्यानता मतलब गाढ़ापन, ओके। सबसे ज़्यादा विस्कस जैसे कि होता है, कभी कभी आ जाता है, कौन सा होता है, तो उसमें एग्जांपल होगा तेल दे देगा, पानी दे देगा, कोलतार, डामर, तो वो डामर जो है कोलतार, वो सबसे ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन मतलब जो पंप होता है उनको फ्लो करते हैं, पाइप में जितने भी लिक्विड फ्लो करते हैं तो सब बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसका सीधा सा एक मतलब अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सीधा सा सम ऑफ ऑल एनर्जी कांस्टेंट, मीन सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, सब इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ओके। तो ये बर्नौली इक्वेशन, वेंचुरी मीटर हो गया, कैब और पंप हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, ये सब चीज़ें बर्नौली इक्वेशन पे काम करती हैं, ओके। अब अपना कुछ टर्म है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट टी पर पदार्थ की स्टेट चेंज करने पर लेटेंट हीट वह होता है कि जो पदार्थ का स्टेट नहीं चेंज हो, केवल उसका टेम्परेचर, मतलब लेटेंट हीट वो हीट होती है जिससे कि पदार्थ का स्टेट चेंज हो जाता है जबकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। जैसे अपन बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ पिघल के पानी में हो जाता है, ठीक है, मतलब पानी बन जाता है, तो वो लेटेंट हीट की वजह से होता है कि उसका स्टेट चेंज हो गया, पहले वो सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड हो गया, तो बर्फ़ चेंज मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस इज एग्जांपल ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। बर्फ़ गलने में 80 कैलोरी है पर ग्राम, ये लेटेंट हीट होती है। वाष्पन की लेटेंट हीट कहते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। वाष्पन में पानी अगर है तो उसका गैसियस फॉर्म में होने के लिए क्या उत्तरदायी होते हैं, कौन फैक्टर? तो लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा वो ऊष्मा है जो कि किसी भी पदार्थ के या लिक्विड के दशा या फिर स्टेट परिवर्तन में सहायक होती है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफ़र का मोड होता है 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन जो कि प्रोसेस होता है उसमें मतलब ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफ़र होता है जो मोस्टली सॉलिड में होता है, और इसमें होता क्या है कि जो मॉलिक्यूलर एक दूसरे के बीच के जो मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट है, वो मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है, मतलब मॉलिक्यूलर अपने जगह से एक जगह से दूसरे स्थान तक मूव नहीं करेंगे, लेकिन हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसा कि अपन गर्म करते हैं एक रॉड को, एक सिरे से गर्म करेंगे दूसरे सिरे में चला जाएगा, ये हमेशा कंडक्शन की प्रोसेस में होता है। तो कंडक्शन हो गया। कन्वेक्शन होता है गैस और लिक्विड में होता है। इसका एग्जांपल है कि किसी भी पानी को मान लीजिए अगर हम गर्म करते हैं तो नीचे से हीट देते हैं, ठीक है, तो पानी के जो पार्टिकल होते हैं वो गर्म होकर ऊपर भी आ जाते हैं, ठीक है, इधर उधर भी जाते हैं, तो लिक्विड, और तो ये कन्वेक्शन हो गया। तो मतलब गैस और लिक्विड में
जो कि थर्ड है रेडिएशन, इसमें किसी भी मोड की ज़रूरत नहीं होती है और सबसे फास्टेस्ट हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस होती है रेडिएशन में। ये मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा होते हैं। जैसे सूर्य की किरण अपने यहाँ तक पहुँचती है, ये सब रेडिएशन की वजह। और जितनी भी एक्सरे, बाई, अल्फा, ये सब रेडिएशन जो होते हैं, सब रेडिएशन। अब जैसे अपन एक नॉर्मल क्वेश्चन वो आता था कि मतलब जब रोटी का जो है उससे मतलब जल जाते थे भाप से, तो क्यों ज़्यादा जलते थे, जबकि वही गर्म पानी उतना ही टेम्परेचर का डाल दो तो नहीं जलेंगे, कम जलेंगे। तो उसका लेटेंट हीट का उसमें कुछ फंडा रहता है, ठीक है, लेटेंट हीट गुप्त उसमें रहती है, तो लेटेंट हीट से हम लोग ज़्यादा जलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कि हम बात करेंगे अगला, डायनेमिक फिजिक्स इसको बोलते हैं, लगभग सरल लोलक, मतलब चीज़ें मोशन से रिलेटेड। सरल लोलक क्या होता है, पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम क्या हो, सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट होता है जो कि मतलब पेंडुलम घड़ी होती है, ठीक है, कुल मिला के एक ही सरल आवर्त पे वर्क करता है। सीधे एक क्वेश्चन आता है कि सरल लोलक किस में काम कर, पेंडुलम किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सरल लोलक में, ओके। तो पेंडुलम का मैक्सिमम आवर्तकाल 84.6 मिनट है, ठीक है। गर्मी में क्या होता है, सुस्त तथा सर्दी में तेज चलते हैं। पेंडुलम का आपने कभी स्पीड नोटिस किया होगा तो गर्मियों में सुस्त मतलब धीरे धीरे चलते हैं और सर्दी में तेज चलते हैं। चंद्रमा में पेंडुलम घड़ी में आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि जी का मान 1/6 गुना होता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रमा पे जाने पे पेंडुलम का गति बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या फिर वो रहेगी तो मतलब कांस्टेंट रहेगी तो बढ़ जाएगी हमेशा, ठीक है, क्योंकि वहाँ जी की वैल्यू हमेशा 1/6 होती है, ओके। अब जो अपना अगला टर्म है वेव। वेव मीन्स तरंग। वेव क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स वेव वो चीज़ें होती हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये वेव दो तरह की होती है। एक मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव आती हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। अब टाइप ऑफ बेस वेव की अगर हम बात करें तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, एक हो गया ट्रांसवर्स वेव, ओके। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, और ट्रांसवर्स वेव को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मैटर और मतलब सीधे इसमें यही है कि पैरेलल फ्लो होता है, ठीक है, इनमें डायरेक्शन जो होता है वेव का पैरेलल में होता है, और ट्रांसवर्स में होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में होता है। ये आप अभी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, कैथोड रे, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सब साउंड वेव, ये सब क्या है, ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन या फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कैथोड रे, एनोड रे, ये सब अल्फ़ा रेज, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज ये कि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती हैं, बजाय ये एक टर्म होता है मॉलिक्यूलर टॉरेंट्स। हमेशा ये चीज़ आपको याद रखना, मॉलिक्यूलर टॉरेंट्स, ठीक है। ये भी शब्द आपको गूगल करना है, मॉलिक्यूलर टॉरेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आए क्या कैथोड रे, कैनाल रे, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, साउंड वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे हैं कि नहीं है, तो नहीं है, ये है मॉलिक्यूलर टॉरेंट्स, ओके। अब साउंड वेव, साउंड वेव क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करती हैं साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव मतलब साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव का उदाहरण है, ठीक है। अब साउंड वेव की स्पीड कितने
332 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 332 मीटर साउंड वेव ट्रेवल करेंगे। ये फैक्ट है आपके, ठीक है। और वेव की रेंजेस होती हैं कि जैसे अपन बोलते हैं ना, वो श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य, अपश्रव्य, ठीक है। तो श्रव्य मतलब ऑडिबल, तो ये इसका रेंज आपको याद रखना हर्ट्ज, ठीक है। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, क्या 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच श्रव्य तरंगे बोलते हैं, जिसको ऑडिबल, ठीक है। और लेस देन 20 हर्ट्ज, इसको अपश्रव्य, इनको हम नहीं सुन सकते अपश्रव्य को, ठीक है। मतलब 20 हर्ट्ज से कम जो तरंगे होते हैं उनको अपश्रव्य तरंगे बोलते हैं। और 20,000 से 20,000 के बीच में श्रव्य, मतलब सुनने वाले, हम लोग सुन सकते हैं। और जो तरंगे 20,000 हर्ट्ज से प्लस होती हैं, मतलब ज़्यादा रेंज की होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं जिनको मतलब पराश्रव्य, ठीक है, अल्ट्रासोनिक शायद, ठीक है। तो पराश्रव्य को मनुष्य नहीं सुन सकता, उनको कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, ये सब चीज़ें ये लोग सुन सकते हैं। तो रेंज अपने को 20 से 20,000 श्रव्य, लेस देन 20 अपश्रव्य, 20,000 प्लस पराश्रव्य। तो ये चीज़ें हो गई ऐसा। अब हो गया साउंड वेव। साउंड वेव, ये क्वेश्चन है कि यहाँ से आता है, साउंड वेव का वो स्पीड देता है सॉलिड, लिक्विड या गैस में कौन से उसमें ज़्यादा, मतलब साउंड का वेव ज़्यादा प्रोपागेट कर दे। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर लिक्विड, फिर गैस में साउंड वेव ट्रेवल करती है। अब नेक्स्ट अपना आ गया प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मीन्स इको। इको आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा कि अभी कभी अपन ज़ोर से किसी को आवाज़ लगाते हैं तो क्या होता है कि उधर से भी एक साउंड, मतलब हमको रिवर्स होके आती है, उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, ये आपको फैक्ट याद रखना है, मान लीजिए कहीं क्वेश्चन आ गया प्रतिध्वनि के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो हमेशा 17 मीटर से पहले आपको इको सिस्टम नहीं सुना गया। अगर इको आपको सुनना है तो कोई अगर 17 मीटर दूर ही कोई अगर वाल होगी तभी आपको सुनाई देगी। मतलब यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक, ये एक मतलब एप्लीकेशन पार्ट है। तो अल्ट्रासोनिक मतलब वेव का यूज कहाँ होता है, तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज में चिमनी को साफ करने में, ओके। चमगादड़ उड़ता है अंधेरे में अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से, ठीक है। और घड़ियों में क्या होता है कि उनके छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, उनको पता करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक। अब हो गया, फिर ये हो गया, बहुत सारा एप्लीकेशन वो आप देख लीजिएगा। सोनार, सोनार क्या होता है, ये काफ़ी सोनार, ये सोनार वो वाला नहीं है कि जो लोग सोने चांदी का मतलब व्यापार करते हैं, वो लोग एक सोनार वो भी होते हैं, पर ये सोनार का मतलब है SONAR। सोनार का इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, पानी के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का या फिर जहाज़ों को पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। अब हो गया, ये तो चीज़ें रहे अपने सोनार। सोनार का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके। देन नेक्स्ट आ गया अपना हीट आ गया। हीट क्या होता है, थर्मोडायनेमिक वाला पोर्शन थोड़ा सा कवर कर लेते हैं फिजिक्स के अंदर। हीट क्या होता है, ऊष्मा एनर्जी, ठीक है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सीधी बात है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरी होती है, किलो कैलोरी होती है, जूल होती है, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल, ये आपको याद रखना। कभी कोई सीधे क्वेश्चन आता है, 1 कैलोरी 1 किलो कैलोरी का मतलब क्या हुआ, 1 कैलोरी मतलब क्या हुआ, 4.186 जूल, ठीक है। टेम्परेचर, अगला टर्म क्या है, टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का टर्म का यूज करते हैं। हीट ट्रांसफ़र हमेशा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर की तरफ होता है, ठीक है। अब हो गया
अब ह्यूमन की टेम्परेचर मतलब इंसान का ह्यूमन टेम्परेचर क्या होता है नॉर्मल 37 डिग्री टू 98 4.90 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू 98.4 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट में, सॉरी, अगर मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में 37 होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 58.4 फ़ारेनहाइट, ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो इसीलिए बोलते हैं जब आपका थर्मामीटर होता है बुखार, तो उसमें अगर थर्मामीटर से हम मीजर करते हैं तो उसमें हमेशा अगर 98.4 फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा दिखाता है तो हमको बोलते हैं कि आपको स्लाइटली बुखार है। आजकल जैसे आप कहीं भी जाते होंगे तो थर्मल स्कैनिंग होती है, उसमें भी यही चेक किया जाता है कि आपको टेम्परेचर ज़्यादा अगर है तो कोरोना का आप जांच करने के लिए एडवाइस करेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मापा जाता है, आप सबको पता है। अगर यहीं पे एक ये क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये आ जाता है कि कोई डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे दिया है तो उसको हम अगर उसमें करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट में तो क्या करेंगे, तो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे। आप लिख सकते हैं एफ इक्वस टू 9/5 गुणे C + 32। ओके, क्या करेंगे, एफ इक्वस टू 9/5 गुणे C + 32, तो ये आपका फ़ारेनहाइट में। उसी में अगर सेंटीग्रेड में निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अब -40 में सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट समान होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम होती है, तो वो अपना टेम्परेचर है -40। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है टेम्परेचर ऑफ सन। ये फैक्ट पूछे, टेम्परेचर ऑफ सन कितना 10⁻7 के केल्विन होता है, मतलब सूर्य का टेम्परेचर कितना होता है 10⁻7 को केल्विन। किसी वस्तु का ताप -273.15 से कम नहीं हो सकता, मीन्स उसको क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है -273.15, मीन्स कोई भी वस्तु का टेम्परेचर इससे कम नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन सीधे आ सकता है कि किसी भी वस्तु का टेम्परेचर किससे कम नहीं हो सकता, उसमें आ जाएगा उस लेटेंट हीट कैपेसिटी या फिर परम शून्य ताप, तो आप सीधे टिक करेंगे परम शून्य ताप में। तो इस तरह से चीज़ें ये हीट वाला पोर्शन हम कवर कर लिए। अब एक दो तीन और फैटिंग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल -115 डिग्री, मतलब अल्कोहल या फिर जो ये वाइन वगैरह होता है तो 115 डिग्री सेल्सियस पे अगर जाएगी तो ये जमने लगेगा, उससे पहले नहीं जमेगा, ठीक है। एच जी मतलब पारे का फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। परम शून्य ताप 273.15। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, एक टर्म आता है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है 1 kg मास के, ठीक है, 1 kg मास को उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए लगी ऊष्मा को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। मीन्स टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ एनी 1 kg मास दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो और वाटर, ठीक है, मतलब क्या होता है वाटर की स्पेसिफिक हीट 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4180 जूल पर केजी होती है, केजी केल्विन होती है। तो इस तरह से ये हम आज मतलब यहाँ तक अपने पहुँचे, कहाँ तक, हीट और टेम्परेचर तक। ओके, अब अगला टॉपिक हम देखेंगे
ओके। देन फिर आ गया सर्दियों में हैंडपम्प से गर्म पानी निकलता है, और आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में ठंडा पानी। तो क्यों पानी वही रहता है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर सेम रहता है और अपेक्षाकृत बाहर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो सर्दियों में कूल रहता है, इसलिए हमको गर्म फील होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में प्रकाश की, मतलब प्रकाश का जो इसमें अध्ययन करेंगे वो हम ऑप्टिक्स उसको बोलते हैं, प्रकाश की बोलते हैं। एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट का स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ऑप्टिक्स बोला जा करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश मीन्स लाइट है, ये एकदम फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये हमेशा ट्रांसवर्स वेव होती है। रोमन ने प्रकाश वेग की गणना सबसे पहले की थी। स्पीड ऑफ लाइट आप सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, देन एक ये फैक्ट है कि सन से जो इस लाइट है अर्थ तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। अब लाइट में बहुत सारा घटनाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया, ये सब घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वो क्या चीज़ होता है कि कोई रेज आती है और कोई प्लेन अगर मिल जाता है तो उससे वापस लौट आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स कि कोई चीज़, कोई रेज आई, उससे टकराए, लौट आई। ठीक है, जैसे किसी बॉल को दीवार में अगर हम मारेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होके अपने पास आएंगे, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो उसमें लाइट के केस में तो लाइट रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देन इसमें परावर्तन होता है। ठीक है, इसमें एक इंसिडेंट रे होती है, एक रिफ्लेक्टर रे होती है, एक नॉर्मल। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं? जो आती है किरणें उनको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट होके जाते हैं उनको रिफ्लेक्टर रे बोलते हैं। देन क्या होता है इसमें? हमेशा रिफ्लेक्शन के केस में इंसिडेंट एंगल इक्वल टू इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल। मीन्स मान लो ये अपना ये कोई सरफेस है, यहाँ से आई इतना एंगल पे आई, उतने ही एंगल पे आर भी होगा। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये रिफ्लेक्शन का कुछ नियम है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण पे रिफ्लेक्शन कैसा होता है उसको हम देखेंगे। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ फैक्ट है उनको हम नॉर्मली याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिरर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, इसमें जो अपना चेहरा है इमेज वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है। ठीक है, जितना मतलब हमारा फेस का साइज रहेगा उतना ही हमको प्लेन मिरर में देखने को मिलेगा और उल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। ओके, देन अगर कोई प्लेन मिरर के सामने आप भी स्पीड से चल रहे हैं तो वो आपको ऐसा फील होगा 2 भी स्पीड से आ रहा है। मतलब अगर 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आप चल रहे हैं तो उधर से 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से हमको फील होगा कि लगेगा कि आ रहे हो। दर्पण की लंबाई, अगर मान लो कोई बोल दे, कोई व्यक्ति है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब थोड़ा घुमा के भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट आ जाए कि कोई व्यक्ति अगर 5 फीट का है तो उसको कितने फीट का मिरर चाहिए कि उसको पूरा इमेज दिख जाए? तो 5, जनरली लोग लगा देंगे 5 फीट, जबकि ऐसा नहीं है। 2.5 फीट के, अगर 2.5 फीट का अगर उसको समतल दर्पण मिल जाए तो उसको पूरा इमेज दिख जाएगा। मीन्स आधा होता है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का आधा होना चाहिए प्लेन मिरर की साइज। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण में हम आते हैं। गोली दर्पण मीन्स स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर वो होते हैं जो इनका मतलब सतह, जो कनकेव मतलब केव मीन्स गुफा होता है, तो केव ऐसा। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो तब हमको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। और इस वाले पोर्शन से अगर हमारा रिफ्लेक्शन होता हो रहा है तो उसको कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मिरर में क्या होता है, एक तरफ पेंट कर दिया जाता है, एक तरफ मिरर लगा दिया जिससे रिफ्लेक्शन होता है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर, सबसे पहले कनकेव मिरर की हम विशेषता बताएं तो इसमें जो इमेज बनता है हमेशा बड़ा बनता है। ओके, जो साइज रहता है उससे बड़ा बनता है तथा रियल बनता है एंड उल्टा बनता है। ओके, ये कनकेव मिरर, बड़ा, रियल और उल्टा। एक कन्वेक्स मिरर इधर है, इसमें क्या है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी। आभासी मीन्स इमेजिनरी, इसमें दिखता नहीं, मतलब रियल नहीं होता है वो चीज़ें। ठीक है, अपन एज्यूम करते हैं केवल। तो ये हो गया कन्वेव और कनकेव और कन्वेक्स।
एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ये इससे क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में बनते हैं एप्लीकेशन पोर्शन से। तो कनकेव मिरर का यूज किया जाता है जो आँख कान नाक के जो डॉक्टर्स होते हैं वो अंदर की चीज़ें देखने के लिए हमारा कभी कभी मतलब कभी क्या हम यूज ही करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। और दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर अपन यूज करते हैं वो भी कनकेव मिरर ही है। और गाड़ी का हेडलाइट, ये ज़रूर ध्यान रखिए, हेडलाइट और उसमें और एक आएगा कि जो मतलब अपन जो गाड़ी चलाते हैं ना उसके बगल में जो शीशा होता है, ठीक है, मतलब मिरर होता है, वो हेडलाइट वाला नहीं है, वो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। ये हेडलाइट आप लोग जानते होंगे, हेडलाइट में यूज किया जाता है तो कनकेव मिरर, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर क्या है? कन्वेक्स मिरर क्या है? गाड़ी के चालन के सीट के पीछे का दृश्य देखने के लिए इस काय की यूज करते हैं, कन्वेक्स। सोडियम परावर्तन लैंप, ये सब कन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल है। एंड आफ्टर दैट अगला प्रोसेस है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब चीज़ें हो गई रिफ्लेक्शन में, मतलब रिफ्लेक्शन में ऐसी चीज़ें होती है कि आर से पार रेज नहीं होती है। अब अगला पोर्शन जो आ गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब अपवर्तन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेज का जो पासिंग होता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम होता है, एक मीडियम से दूसरे माध्यम में जाती है किरणें तथा उसमें डेविएट करती हैं, मतलब अपवर्तित होती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपवर्तन, ठीक है। जो रेड कलर का होता है उसका अपवर्तन सबसे कम होता है, मीन्स कि रेड कलर का जो अपवर्तन मतलब डेविएशन बहुत कम होता है, इसीलिए। और क्योंकि रेड कलर के अपन को सबको मालूम है कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अब हम लोग ने पढ़ा था VIBG/OR, ये एक था मतलब विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए रिफ्रैक्शन सबसे कम होता है। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए इसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, बजाय के रेड। तो ये 7 कलर होते थे। तो विबग्योर, देन बैगनी कलर का सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। अब अगला टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितना है बटे में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में कितना है, ठीक है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। वैक्यूम क्या होता है? एटमॉस्फेयर से जो नीचे वाला प्रेशर होता है उसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, ओके। देन टेम्परेचर बढ़ाने पे अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है। एंड अगला प्रोसेस है जो अगला फिनोमेना है रिफ्रैक्शन देन प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन ये होता है कि जैसे अपन धूल हो गया, कोहरा हो गया, इधर अपन देखते हैं कभी कभी कि एक जैसे आप रात में अगर कभी मुँह जाइए बाहर तो स्ट्रीट लाइट से रेज ऐसे आती होती दिखाती है, तो उनको हम प्रकीर्णन बोलते हैं। धूल हो गया, कोहरा, अगर सूक्ष्म पदार्थों कणों में देखने को ये चीज़ें मिलती है प्रकीर्णन का। तो सीधे इससे क्वेश्चन यही आ जाता है कि निम्नलिखित में से लाइट से संबंधित कौन से प्रोसेस है? तो प्रकीर्णन, रिफ्रैक्शन, एक और कोई अलग सा दे देगा तो अलग वाले को नहीं टिक करना, ये प्रकीर्णन है। अब हो गई ये मिरर के बाद अगली बात आती है अपनी लेंस की, ठीक है। लेंस क्या है? लेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक कनकेव लेंस, एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब नॉर्मल जैसे मिरर था उससे ही अपना लेंस भी है, तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। इस कनकेव लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग मतलब किरण जो रेज आती है उनको एक तरह समेट के रखता है वो कनकेव, और कन्वेक्स जो ऐसे दूर दूर भेजता है उसको कन्वेक्स। देन लेंस कनकेव, ठीक है। वायु का बुलबुला द्रव्य में कनकेव लेंस का कार्य करता है। ऐसे सीधे एग्जाम्पल आ जाते हैं कि वायु का बुलबुला लिक्विड में कौन से लेंस का काम करेगा? तो वो कनकेव लेंस का काम करता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस डिटेल में आप स्टडी करना टॉपिक वाइज, मतलब मेरा उद्देश्य अभी ये है कि आपको सब चीज़ें टच करें, थोड़ा थोड़ा सब कुछ बता दें, एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। अब हो गया द्रव्य के कनकेव लेंस का कारण
ठीक है। अब हाँ, लेंस की क्षमता किससे निकालते हैं? ये डायोप्टर से निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो चश्मा लगाते हैं, अपने बोलते हैं ना चश्मा का नंबर कितना है, तो बोलते हैं 1.25 1.50 ऐसा कुछ करके बोलते हैं। तो उसको यूनिट सहित बोला जाए तो 1.25 डायोप्टर मीन्स पावर ऑफ लेंस क्या बोल होता है? 1 डायोप्टर, डी, जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशंस हो गए क्या, मतलब ये पूरा लाइट वाला सेक्शन लगभग कवर हुआ है। तो एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें कुछ फैक्ट है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिक्स क्या है, मतलब प्रकाशिकी के क्या क्या एप्लीकेशन। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाया जाता है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से, नहीं सॉरी, कि मतलब ब्लू कलर का जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन या फिर प्रकीर्णन क्या होता है कि ज़्यादा होता है, इसलिए फैलाव डाइफ्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए नीला कलर का आकाश दिखाई देता है, ठीक है। दर्पण में रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, ठीक है। मतलब दर्पण में हम रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर, और लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। एक मीडियम से दूसरी तरफ पास हो जाए तो रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये तारों का टिमटिमाना प्रोसेस किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। और ब्लैक कलर हाई एब्जॉर्बिलिटी होती है इसमें, इसलिए इसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है। हीरा मतलब डायमंड का जो चमकना, ब्लिंकिंग ऑफ दी डायमंड इज द एग्जाम्पल ऑफ TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बेस में करता है। और ऑप्टिक्स फाइबर जो कि हम केबल में यूज करते हैं, कंप्यूटर से एक तरफ से दूसरे तरफ तक डाटा को भेजने के लिए ऑप्टिक्स फाइबर का आजकल यूज किया जाता है। तो वो भी हम टोटल इंटरनल पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में डिपेंड है, ठीक है। देन अगला टर्म आ गया अपना मानव नेत्र, ठीक है। ह्यूमन आई ये वैसे बायोलॉजी का पोर्शन है, लेकिन ये फिजिक्स में भी कवर होता है। तो इसमें ह्यूमन आई का मेन पार्ट हम बता दें, जैसे रेटिना हो गया, सिलियरी मसल्स हो गए, प्यूपिल हो गया और कॉर्निया हो गया। जैसे हम लोग जब कोई भी व्यक्ति अपनी आई डोनेट करता है तो वो उसके कॉर्निया निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो लेंस हो गया, सिलियरी मसल्स, विट्रस, ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिक्स नर्व, ये अपना लेंस मानव ह्यूमन आई के पार्ट हैं, ओके। ह्यूमन आई के पार्ट मतलब ह्यूमन आई मतलब मनुष्य के आँख से संबंधित कुछ रोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी परीक्षाओं में हमको मतलब व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जानना आवश्यक होता है, जिसको हम बोलते हैं 3 तरह के मेनली रोग इसमें होते हैं। एक मायोपिया होता है जिसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, एक हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, एक प्रेस बायोपिया बोलते हैं जिसको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, और एक एस्टिग्मेटिज्म होता है जिसको हम हिंदी में अबिंदुकता बोलते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं धीरे से कि क्या क्या कैसे होते हैं नेत्र दोष। तो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष मीन्स निकट दृष्टि दोष होता है। याद रखिएगा, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। अब निकट दृष्टि दोष का मतलब कि उस व्यक्ति को निकट की चीज़ें तो दिखेंगी, ठीक है, लेकिन दूर की चीज़ें हमको नहीं दिखेंगी। जैसा कि उसका नाम है तो उससे जस्ट अपोजिट आपको समझना। निकट दृष्टि दोष मतलब पास का तो हमको दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अब इसको हम करेक्ट कैसे करते हैं, मतलब इसका इलाज करते हैं, तो अवतल लेंस मतलब कनकेव लेंस का यूज करके हम इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कनकेव लेंस में क्या होता है कि जैसे निकट दृष्टि दोष में उसको निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, तो क्या होता है कि वो लेंस जो है ना डाइवर्जिंग लेंस, मतलब वो दूर जाके क्या होता है कि निकट दृष्टि में पहले ही वो बन जाता है, जो उसका इमेज बनता है ना तो रेटिना के पहले बन जाता है। तो अवतल लेंस जब लगा देंगे तो आगे बढ़ के फिक्स पोजीशन पे मतलब रेटिनम बनने लगेगा। ये हो गया मायोपिया। अब ये जनरली छोटे एज वाले लोगों को होता है। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता। इसमें भी अपोजिट समझना है उसके नाम से, हिंदी मीनिंग से, ठीक है। तो दूर का तो दिखता है लेकिन पास का दिखता नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें उत्तल लेंस का यूज कर देंगे। उत्तल लेंस का यूज क्यों कर देंगे, क्योंकि
जब इसमें इमेज बनती है तो रेटिना के जाके पीछे बनने लगती है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये रेटिना है तो यहाँ बनने लगती है, जो अपन उत्तर लेंस लगा देंगे तो यहीं पे बनेगी। तो इसको क्या बोल देते हैं, ये हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन हो गई। एक अगला आपका डिसीज या फिर दोष है जरा दृष्टि दोष या फिर प्रेस बायोपिया बोलते हैं। इसमें क्या करता है, ना ही दूर का दिखता है ना ही पास का दिखता है, मतलब बीचों बीच का वाला दिखता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए या फिर इलाज के लिए हम बाईफोकल लेंस का हम उपयोग करते हैं। एंड अगला जो वो है एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति, मान लो आप किसी व्यक्ति के सामने गए, चेक शर्ट पहन के गए, ठीक है, कि मतलब खड़ी धारियाँ हैं और पड़ी धारियाँ हैं, तो उसने बोला, उससे पूछा कि आपका ये शर्ट कैसा है, तो उसको क्या होगा कि क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन तो उसमें दिखेगी आपके शर्ट की, लेकिन वर्टिकल लाइन वो देख नहीं पाएगा। तो मतलब आप समझ लीजिए उसको अबिंदुकता की बीमारी है। तो उसको करेक्ट करने के लिए उसके लिए बेलनाकार या फिर सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके आँख से संबंधित चीज़ें। स्पष्ट दृष्टि दोष मतलब अच्छा, स्पष्ट दृष्टि दोष की मिनिमम रेंज कितना है, 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम पढ़ाई लिखाई या फिर कुछ भी तो चीज़ें करना है, मिनिमम हमको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना चाहिए, जिससे कि हमको विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे ना ही पास रखना चाहिए ना ही हमको दूर रखना चाहिए चीज़ों को। तो इस तरह से ये हो गया मानव नेत्र। एंड देन अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट। करंट मीन्स व्हाट इज करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्यू बटे टी, क्यू जहाँ पे चार्ज है, टी टाइम है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर, ठीक है। एंड इसमें हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लॉ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है, आई इक्वल टू वी बटे आर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन ओम्स लॉ का है। या फिर वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, जिसमें आई करंट है, आर क्या है रेसिस्टेंस, वी है वोल्टेज है, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ से रिलेटेड। चार्ज क्या होता है, क्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है, मतलब रेसिस्टेंस में प्रतिरोध, मतलब कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है आगे तो उसको रोकना, प्रतिरोध। तो कंडक्टिविटी को रोकने के लिए रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उसको मतलब वोल्टेज को कम या करने के लिए, फिर करंट को कम करने के लिए रेसिस्टेंट यूज होता है, रेसिस्टेंस। तो इसकी यूनिट है ओम, ठीक है। तो आई करंट एम्पियर, ठीक है, क्यू कूलम्ब चार्ज की, ओम मतलब रेसिस्टेंट, ठीक है। ये आपको सही जोड़ी मिलाने में कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। एंड अमीटर, अमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में मापने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब अमीटर का यूज हम हमेशा परिपथ में मतलब पाथ में हमेशा सीरीज में करते हैं। जो मान लीजिए कोई ऐसे पाथ है उसमें हम सीरीज में यूज करने के लिए अमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस हमेशा जीरो होता है, मतलब आदर्श एमीटर का रेसिस्टेंस हमेशा जीरो होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने के लिए हम हमेशा वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। इसमें ये क्या होता है, ये हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, किसी मतलब सर्किट है उसके पैरेलल में हमेशा लगाए जाते हैं। एंड आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट मतलब होता है। इनफाइनाइट मीन्स कि अनंत होता है, ठीक है। तो आइडियल एमीटर जीरो रेसिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज वो सेफ्टी मटेरियल या फिर सेफ्टी डिवाइस है जो कि हम इलेक्ट्रिक परिपथ या फिर पाथ में यूज करते हैं। क्या करने के लिए, जब हाई करंट का फ्लो होता है फिर हाई वोल्टेज हो जाता है तो क्या होता है कि अपने जैसे इक्विपमेंट लगे होते हैं, बल्ब, एसी, कूलर या फिर टीवी, तो वो ख़राब ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते थे कि तांबा, टीना और सीसा का मिश्र धातु एलॉय का यूज करके हम एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा देते हैं। ये हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ठीक है इसको। तो क्या होता है, जब हाई
वोल्टेज या फिर हाई करंट हो जाता है तो ये क्या होता है, इनकी लो, सबसे बड़ी बात है इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल से बनाए जाते हैं, इसलिए ये गल के गिर जाते हैं और हमारा वहाँ से विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का परिपथ कट जाता है। तो इस तरह से हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बाद अगला टर्म आता है एक फैक्टर, बल्ब का फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट काहे का बना होता है, टंगस्टन का। ये क्वेश्चन बहुत सारे मतलब छोटे छोटे या फिर बड़े एग्जाम्स में ये आते हैं। बल्ब का फिलामेंट किससे बने होता है, तो टंगस्टन का। इसका गलनांक बहुत हाई होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। 3500 मतलब समझ रहे हैं ना कि कितना होगा। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग या फिर यहाँ पे एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अब गर्मियों के दिन में 40 डिग्री टेम्परेचर आता है तो क्या अगले दिन के अखबार में, न्यूज़पेपर में आ जाता है 10 सालों का सब, मतलब 40 से लेके 50 के बीच में अगर टेम्परेचर गया है तो क्या होता है कि 10 सालों का सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर इस साल रहा। तो सोच लीजिए 3500 डिग्री सेंटीग्रेड में फिलामेंट गलता है। ठीक, तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब बना होता है, में टंगस्टन का यूज किया जाता है। फिलामेंट टंगस्टन का होता है जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब जब कभी कभी फूटता है तो आप लोग ने देखा होगा कि उसमें आवाज़ आती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब में आवाज़ आने का कारण क्या है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में वैक्यूम होता है। ठीक है, अंदर उसके वैक्यूम होता है, मतलब लो प्रेशर। अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1, तो वहाँ का प्रेशर हमेशा वैक्यूम प्रेशर होता है, कम होता है 1। तो तेज़ी से ये जो अपना एटमॉस्फेरिक हवाएं हैं अंदर जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वहाँ से आवाज़ आती है धड़ाम से। ठीक है, और फिर अगली बात है, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। डोमेस्टिक, अपने डोमेस्टिक घरेलू उपकरण में जितने भी हमने कनेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, उनको पैरेलल क्रम में हमेशा से उनका हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये हो गई अपनी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इतने चीज़ें जो कि जनरल साइंस में इतना काफ़ी इनफ है। ठीक है, अब अगला टर्म आता है चुंबकत्व, मतलब मैग्नेटिज्म। ठीक है, लोहे का टुकड़ा होता है। ठीक है ना, मैग्नेट क्या होता है, एक लोहे का टुकड़ा होता है जो कि एक अगले वाले मैग्नेट या फिर लोहे को आकर्षित करता है। ठीक है, फ्री स्टेट में अगर किसी भी चुंबक को हम, चुंबक तो आपने देखा, अगर चुंबक को अगर किसी फ्री स्टेट में रखेंगे तो वो हमेशा चाहे जैसे भी कर दो, वो हमेशा ऐसे हो जाएगा, नॉर्थ साउथ पोल में हो जाएगा आपस में। चाहे जैसे भी फिर छोड़ दो तो नॉर्थ साउथ पोल में, अगर हॉरिजॉन्टल उसमें रखा है तो एक नॉर्थ पोल में एक साउथ पोल में, मतलब अपना वो चला जाएगा। ठीक है, मैग्नेट। अब मैग्नेट के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और एक रिपेल करता है एक दूसरे को। अगर सेम टू सेम पोल के, अगर मतलब इधर ये देखिए, मान लीजिए ये ब्लैक वाला नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक है, अगले इधर अगर हमको इधर से इससे अट्रैक्ट करना हो तो इधर हमको नॉर्थ वाला रखना पड़ेगा, तभी ये अट्रैक्ट आपस में करेगा, अदरवाइज ये रिपेल कर देगा। मतलब अपोजिट पोल वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट, और सेम पोल वाले हमेशा रिपेल करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट बना काहे का होता है, बेसिकली नेचुरल मैग्नेट Fe3O4 मतलब आयरन के ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल आ जाते हैं जैसे प्रतिचुंबकी मतलब डाईमैग्नेटिक, अनुचुंबकी पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकी। इसके एग्जांपल कभी कभी आ जाते हैं, जैसे आ गया निम्नलिखित में से, मान लो आ गया तांबा कौन से मैग्नेटिक का है, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, लौह, तो तांबा। तो इसमें एग्जांपल प्रतिचुंबकी में हम रखेंगे जस्ता, तांबा, सिल्वर, सोना, नमक। ठीक है, और इसे पैरामैग्नेटिक कुछ एग्जांपल हैं प्लेटिनम, क्रोमियम, ऑक्सीजन। ठीक है, और तीसरा लौह चुंबकीय फिर फेरोमैग्नेटिक, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, स्टील, ये सब फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अब हम आते हैं, ये सब कंप्लीट करने के बाद एक लास्ट पोर्शन जो बचता है फिजिक्स का, मॉडर्न एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, मतलब आधुनिक और परमाणुविक फिजिक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, परमाणु क्या होता है, विश्व विषुकण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में ये भाग नहीं ले सकते हैं। मीन्स
कि केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मेनली 3 तरह के होते हैं। अब अपने पास क्या हो गया, ये एटम हो गया, उसके 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है कि वो ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अपने पास है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें आ जाता है प्रोटॉन है, हम इसमें अभी क्या आपको बताएंगे, मास, चार्ज और कौन इसका खोज किया था। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास जो होता है 1.67 × 10⁻27। ठीक है, इसका चार्ज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, 1.6 × 10⁻19। ठीक है, इसका खोज कौन किया था, गोल्डस्टीन। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इसका मास कितना है, 9.1 × 10⁻31। इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। सेम होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लेकिन सिंबल मतलब साइन इसमें पॉजिटिव और निगेटिव को होता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। ठीक है, अगला टर्म होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या होता है, 1.6 × 10⁻27 इसका मास, अगला चार्ज 0 होता है, और चैडविक ने इसका खोज किया था। फोटॉन क्या है, 0 0, और आइंस्टीन ने इसकी खोज किया था, मतलब चार्ज और मास इसका 0 0 होता है, आइंस्टीन ने खोज किया। न्यूट्रिनो 0 0, और इसको पावली ने खोज किया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आ जाता है, फोटॉन और न्यूट्रिनो ऐसे चीज़ें हैं, मतलब कण है जिसमें 0 0 हमेशा चार्ज होता है, और मास भी। तो ऐसे याद रख लेना है अपने को, Pg मतलब प्रोटॉन गोल्डस्टीन, Et मतलब इलेक्ट्रॉन थॉमसन, Nc मतलब न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, तो अब अगला टर्म आता है, ये तो हो गए कणों की बात। ठीक है, अब एक्स रेज के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्स रेज क्या होती है, एक्स रेज वो रेज होती हैं जो कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ही बोला जाता है। ठीक है, और वेव की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं कहलाती है, ये हमने कुछ देर पहले बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए उसको क्या बोलते हैं। इसकी तरंग दैर्घ्य या फिर वेव लेंथ होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होते हैं, एक्स रेज की वेव लेंथ होती हैं। ठीक है, खोज कौन किया था, रॉन्टेजन ने किया था। ठीक है, ये हमेशा सीधी रेखा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, विवर्तन आज की घटनाएं एक्स रेज में देखी जाती हैं। एक्स रेज ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत मतलब डेंजरस होती है। ठीक है, एक समय के बाद। अभी यूजेस ऑफ एक्स रेज अगर हम देख लेते हैं, यूजेस ऑफ एक्स रेज को शल्य चिकित्सा में यूज किया जाता है, मतलब हड्डियों का पता लगाने के लिए कि कहाँ से क्रैक है कहाँ से नहीं, पत्थरी स्टोन को पता लगाने के लिए हम एक्स रेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफी में हम यूज करते हैं। रेडियोग्राफी में कैसे यूज करते हैं, रोगों का उपचार करने के लिए। फिर एक्स कैंसर में यूज करते हैं। कैंसर का कभी कभी मतलब एक्स रेज डालने से रुग्ण सेल जो होती है कैंसर के लिए, तो रुग्ण सेल नष्ट कर देता है, जिससे कि कैंसर हमारा ठीक हो जाता है। एंड देन आता है अपना इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में आता है, जैसे सिविल इंजीनियर वगैरह, कुछ भवन, पुल या फिर इनका निर्माण पता करने के लिए, क्रैक पता करने के लिए ये लोग यूज करते हैं। और बड़े बड़े वेसल होते हैं जैसे कंपनियों में, तो उनका क्रैक पता करने के लिए हम यूज करते हैं एक्स रेज। एंड बिजनेस पर्पस में जैसे हाँ बहुत ही सबसे ज़्यादा यूज होता है हीरे की, मतलब ओरिजिनल वाला हीरा कौन है, लोकल वाला हीरा कौन है, ये सब पता करने के लिए एक्स रेज का हम यूज करते हैं। ठीक है, अगला टर्म आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है कि रेडियो एक्टिविटी, आप ये सीधे क्वेश्चन आता है, रेडियो एक्टिविटी खोज किसने, हेनरी बैक्यूरेल और बैक्यूरेल ने खोज किया था। ठीक है, और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी का इसमें बहुत ही योगदान है रेडियो एक्टिविटी क्षेत्र में, और नोबेल प्राइज़ भी इनको इसमें मिला था। ठीक है, दोनों को।
तीनों लोगों को एक साथ नोबेल प्राइज़ मिला था रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से एमिशन होता है कि अल्फ़ा बीटा और गामा रेज का। अल्फ़ा बीटा गामा रेज मतलब जिस तत्व में नंबर ऑफ प्रोटॉन 83 से ज़्यादा है उसमें अगर एमिशन होता है अल्फ़ा बीटा गामा रेज का। देन रॉबर्ट पीरे और मैडम क्यूरी ने क्या किया, रेडियम की खोज किया था। ठीक है, बस। और रेडियो एक्टिव अल्फ़ा बीटा गामा ये रेज होती हैं, तो अंततः ये मतलब इमिशन हो के फाइनली किस में कन्वर्ट होती है, सीसा में कन्वर्ट हो जाती हैं। देन अल्फ़ा बीटा गामा रेज की कुछ हम विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे अल्फ़ा में +2 चार्ज होता है, बीटा में -1 होता है, गामा में कोई चार्ज नहीं होता। एंड इसका मास अगर बात करें तो अल्फ़ा का मास 4 होता है और बीटा का कुछ नहीं होता है और गामा का भी कुछ भी नहीं होता है। देन स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 गुना, ठीक है, अल्फ़ा रेज ट्रेवल करती हैं और बीटा 9/10 गुने से ट्रेवल करती हैं। गामा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही करती हैं, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से गामा रेज ट्रेवल करती हैं। देन पेनिट्रेशन मतलब भेदन क्षमता कितना होती है, तो अल्फ़ा रेज की कम होती है एंड बीटा रेज की हाई होती है एंड गामा रेज की और भी ज़्यादा हाई होती है। और आयोनाइजेशन क्षमता कितनी होती है, अल्फ़ा रेज की पॉजिटिव चार्ज इसलिए हाई और बीटा में लेस और गामा में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया अल्फ़ा बीटा गामा रेज। एंड फिर अगला एक वो है छोटा सा टॉपिक, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसी क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा युक्त है जिसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा एनर्जी को हम प्राप्त करते हैं। मोस्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका यूज होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज होता है, क्या, फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज करते हैं। देन मंदक के रूप में हम यूज करते हैं किसका, भारी जल तथा ग्रेफाइट का। मीन्स भारी जल का, ये भी सीधे क्वेश्चन कभी कभी आता है, भारी जल का फार्मूला बताए तो D2O मतलब D2O हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, कंट्रोलर रॉड की तरह ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को बोलते हैं। कंट्रोलर रॉड के यूज में कैडमियम छड़ या फिर बोरोन रॉड का यूज करते हैं। ऐसे ही सीधे क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलर रॉड किसका बना होता है, तो कैडमियम या फिर बोरोन छड़ का। ठीक है, देन अगला परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, ये हो गया नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के उसमें काम करता है। ठीक है, सूर्य तथा तारों से जो हमको एनर्जी प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन के रूप में करते हैं। ठीक है, अब अगला एक छोटा सा ये लेजर एंड मेजर। लेजर क्या होता है कि बहुत मतलब हाई स्पीड रेज होती हैं। ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म आ जाता है कई बार, तो लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्या होगा, लेजर का फुल फॉर्म लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेशन ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और इसी तरह मेजर का फुल फॉर्म MESER का माइक्रोवेव एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इस तरह से आज हम लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमने पूरा फिजिक्स को सम अप करने की कोशिश किया। लगभग इस एक बार आप वीडियो को देखेंगे, नोट्स अगर बनाए होंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा सभी एग्ज़ामों के लिए। तो ये फिजिक्स का मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक लगभग 2 घंटे में हमने इसको पूरा मास्टर वीडियो में कवर किया। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप हमें बता सकते हैं कि मतलब कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।